बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या इसराइल और ईरान में बढ़ेगा संघर्ष? लेबनान में जारी इजरायली हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, ईरान में तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की संभावनाओं पर इजराइल के साथ हो रही है चर्चा। इस बयान के बाद तेल के दाम में आया उछाल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्यों इजराइल के खराब रिश्तों के बावजूद अरब देशों से ईरान को नहीं मिल पा रहा है समर्थन। लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया सैकड़ों ड्रोन से हमले करने का आरोप। दिखाएंगे रिपोर्ट, क्यों रूस में लोग करने लगे हैं एक दूसरे की जासूसी। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में चागोस आइलैंड को मॉरिशस को सौंपने पर जताई सहमति। डिएगो गार्शिया द्वीप पर बना रहेगा अमेरिकी सेना का नियंत्रण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए बनाई वैश्विक योजना। कहा 2021 की तुलना में अब 2 गुने हो गए हैं ऐसी बीमारियों के संक्रमण और उससे मौत के मामले। गाजा के बाद अब इजराइल ने लेबनान में भी जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के साथ भी उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल को तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है, मगर ईरान क्यों अकेला दिख रहा है? इसकी चर्चा कवर स्टोरी में। लेबनान में इजरायली सेना का अभियान जारी है। बीती रात लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार हवाई हमले हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमलों में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। लेबनान की सेना ने कहा है कि इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में उसके 2 सैनिकों की भी जान गई है। देखिए बीबीसी संवाददाता पीटर वॉफ्स की रिपोर्ट। लेबनान में रात भर ऐसे धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। इजरायली सेना का कहना है कि उसने सेंट्रल बेरूत के बशौरा में एक सटीक हमला किया। यहां पहली बार हमले हुए। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इमारत पर हुए एक हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। बीती रात अमेरिकी सरकार ने कहा कि मरने वालों में 56 साल के अमेरिकी नागरिक कामिल अहमद जवाद भी शामिल थे। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान पर उसके जमीनी हमले के शुरुआती 2 दिनों में उसके 8 सैनिक मारे गए और रातों रात हुआ यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक के चंद घंटों बाद हुआ, जहां इजराइल ने चेतावनी दी कि वो अपने ऊपर होने वाले हर हमले का जवाब देगा। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे और हमारा जवाब निर्णायक होगा। हम पर हमला करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीते साल अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग के 1 साल पूरा होने से सिर्फ कुछ दिनों पहले ईरान के इजराइल पर हमले ने संकट को गहरा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि G7 के नेता ईरान की कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए नए उपाय और नई पाबंदियां लगाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो वो उनका समर्थन नहीं करेंगे। I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा है। इजराइल किसी भी दिन ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अलग अलग मोर्चों पर चल रही ये जंग किसी भी दिन बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया था। हालांकि इनमें से कुछ इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रही। इस वीडियो में कई मिसाइलें इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर गिरती नजर आ रही हैं। वहीं कुछ मिसाइलें तेल अवीव में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के मुख्यालय से कुछ ही दूर पर गिरी। इस बीच कतर दौरे पर गए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा है कि उनका देश जंग नहीं चाहता, लेकिन इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। देखिए बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट की रिपोर्ट। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलें इजराइल की ओर दागी।
ये संदेश देने के लिए कि अगर तुम हमारे सहयोगियों पर हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। خودشون رو اداره کنن. ईरान में हर निर्णय ये शख्स लेते हैं, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी। इनके समर्थक इन्हें पूजते हैं, दुश्मन इनसे नफरत करते हैं। ये अति रूढ़िवादी हैं और पश्चिमी देश इन पर भरोसा नहीं करते। اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره सावधानी बरतने वाले ईरान के ये धार्मिक गुरु इसराइल और अमेरिका के साथ सीधे उलझने से बचते रहे हैं। पर कल उनके समर्थकों ने ईरान के हमले का जश्न मनाया। कट्टरपंथियों के लिए इसराइल ने अपनी सीमा तब लांघ दी जब उसने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या की थी। और इसी वजह से ईरान मानता है कि उसे इस रिंग ऑफ फायर को बचाना ही होगा। इस पूरे इलाके के इन देशों में हथियारबंद मिलिशिया मौजूद हैं। सबसे बड़ा है लेबनान में हिजबुल्लाह, जो इसराइल का पड़ोसी है। हसन नसरल्लाह ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस का हिस्सा रहे थे। और गजा में है हमास, जिसके नेता इस्माइल हनिया को जुलाई में तब मारा गया जब वो ईरान गए हुए थे। इसका आरोप इसराइल पर लगा। सीरिया, इराक और यमन में हुती विद्रोही नाम से मौजूद ये समूह खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इन्हें कमजोर तो कर दिया गया है, पर इसराइल के हमलों से ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। तो जाहिर है कि ये भी हमले करते रहेंगे। पर ईरान के लिए सबसे अहम चीज है कि वो खुद को बचाए और साथ ही देश में अपनी सत्ता को भी। इसी वजह से उसने इतनी जोर से हमला किया कि इसराइल को संदेश तो मिले, मगर वो इतना कड़ा भी न हो कि उससे ईरान को ऐसी जंग में उलझना पड़ जाए जिसे वो जीत नहीं सकता। अरब जगत से इसराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी के हालात में ईरान भी अकेला नजर आ रहा है। अरब देशों और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य देशों का ऐसा रुख क्यों है, ये समझने के लिए बीबीसी की एडिटेड डिजिटल वीडियो सरुप्रिया सांगवान ने करीब 2 दशक से मध्य पूर्व को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ कुमार शाही से बात की। देखो, OIC एज अ ग्रुप हमेशा से सऊदी डोमिनेटेड एक ग्रुप रहा है। उसके कई मेंबर्स जो हैं वो एक तरीके से सऊदी डोनेशंस पे, सऊदी सपोर्ट पे टिके हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इस इलाके में अरब कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न सपोर्ट पे टिके हुए हैं, जैसे जॉर्डन है, जैसे इजिप्ट है। इनको अगर एड नहीं मिलेगा तो दे विल कोलैप्स टुमारो। और कुछ लोगों ने अपना ये अब्राहम अकॉर्ड के साथ ऑलरेडी इजराइल के साथ संबंध अपने बना लिए हैं, जैसे बहरैन है, जैसे UAE है, मोरक्को है, ये है। तो सुन्नी वर्ल्ड, एक जो लार्जर सुन्नी वर्ल्ड है, उसमें पॉपुलेशन में तो रोष है, पॉपुलेशन तो इसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसी अपने पॉपुलेशन के पॉलिसी से मैच नहीं करती, क्योंकि दीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब सऊदी अरब में कोई चुनाव तो हो नहीं रहे हैं कि MBS जो हैं वो लोगों के भावनाओं की कदर करेंगे, या UAE में कोई चुनाव तो हो नहीं रहे। तो लोगों का जो ओपिनियन है वो उनके गवर्नमेंट के डिसीजन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इंडिविजुअल लेवल पे। फिर इसके अलावा बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं वो उस रीजन के नहीं हैं, उनके कंडेमेशंस अगर आती भी हैं तो वो मिलिटरीली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मलेशिया मिलिटरीली क्या करेगा या इंडोनेशिया मिलिटरीली क्या करेगा। इन सब के अलावा एक ही कंट्री है जो मिलिटरीली कर सकता है, वो है टर्की। बट टर्की भी प्राइमरीली अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को देखें तो वो या तो जो उनकी एक ग्लोबल रीच है उस ऑडियंस को प्लीज़ कर रहे हैं, खुश करने के लिए, या जो अपनी डोमेस्टिक है उनके, जिसको कहते हैं ना स्टीम को थोड़ा सा निकालने के लिए, प्रेशर कुकर से आप जो सेफ्टी वॉल्व है उस तरह से कर रहे हैं, पर वो कोई कॉन्क्रीट उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। और अगर मान लीजिए ईरान और इसराइल का अगर लड़ाई होती है, बढ़ता है युद्ध, तो क्या रशिया सपोर्ट करेगा ईरान को? डायरेक्टली नहीं। कुछ जो सोर्सेज वो कह रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स और कुछ काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स सप्लाई हुए हैं, लेकिन बड़े लेवल पे इसलिए नहीं क्योंकि ईरान प्राइमरीली डिपेंड करता है अपने मिसाइल आर्सेनल पे, क्योंकि एयरफोर्स के नाम पे तो उसके पास बहुत पुरानी प्लेन्स हैं, वो किसी काम की नहीं है। तो मिसाइल आर्सेनल में तो ईरान मिसाइल सप्लाई कर रहा है रशिया को, तो रशिया से मिसाइल लेने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट कई मामलों में जो ईरान के पास आर्सेनल है मिसाइल के, वो रशिया से बहुत ज़्यादा हैं इनफैक्ट, क्योंकि रशिया ने बहुत सारे मिसाइल्स अभी एग्जॉस्ट की है यूक्रेन के वॉर में। तो रशिया से उस तरह का कोई हेल्प की ऐसी उम्मीद नहीं है। कुछ इक्विपमेंट हेल्प, एक सुखोई 35 जो है उसकी डील बहुत सालों से लटकी हुई है, जो ईरान ने पैसे भी दे दिए हैं, रशिया को सप्लाई करना था, वो उन्होंने सप्लाई नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि लड़ाई के दरमियान वो सप्लाई करेंगे भी, तो वो एक डील है अटकी हुई है। बट कोई बहुत ज़्यादा
ये आई थिंक ईरानियन जो अपना डॉक्ट्रिन है वो डिपेंडेंट भी नहीं है इस चीज़ पे कि कोई उसकी मदद करेगा। और बात रूस यूक्रेन जंग की। 2 साल पहले जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से ही रूस में इस जंग के खिलाफ बोलने वाले लोग निशाने पर हैं। इन हालात ने तो सोवियत दौर की बुरी यादें ताज़ा करवा दी हैं, जब अपने सहकर्मियों और पड़ोसियों पर इल्ज़ाम लगा देना आम बात थी। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। नदेश्दा बुयानोवा एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप उन्हें क्लिनिक की जगह कोर्ट में पाएंगे। 60 साल की इन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को रूसी सेना के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 10 साल जेल की सजा हो सकती है। नदेश्दा ने मुझसे कहा, मैंने दूसरों के साथ होने वाली ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। कहानी शुरू होती है मॉस्को के एक मेडिकल सेंटर से। एक मरीज की मां ने दावा किया कि डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर हमले जायज हैं। इस महिला ने गुस्से में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उनके पूर्व पति यूक्रेन में लड़ते हुए मारे गए थे। महिला ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है और इतना ही डॉक्टर पर मुकदमा चलाने के लिए काफी था। यहाँ से 400 मील दूर एक अलग मुकदमा चल रहा है, मगर आरोप वैसे ही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक हेयर ड्रेसर एना अलेक्जेंद्रोवा का उनके गांव में अपनी पड़ोसन इरीना के साथ जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद के कारण एना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और उन पर यूक्रेन में जंग की आलोचना करने वाले मैसेज पोस्ट करने का आरोप लगाया गया। अब उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है। क्या दूसरे पक्ष को कोई पछतावा है? इरीना की मां नतालिया कहती हैं कि उन्हें एना के लिए बुरा लग रहा है और वो नहीं चाहती कि उन्हें कोई लंबी सजा हो। वहीं इरीना का कहना है कि वो एना को केवल सजा दिलाना चाहती हैं। ऐसी खबरें हैं कि देश भर में रूसी ही रूसियों की जासूसी कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस की जंग ने यहाँ जो एक काम किया है वो है आंतरिक दुश्मनों और कथित गद्दारों की खोज को तेज करना। और इस अविश्वास के माहौल में आप पाते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की, प्रोफेसर्स अपने छात्रों की, यहाँ तक कि चर्च के लोग भी पादरियों पर आरोप लगा रहे हैं। ये सभी चीजें जानी पहचानी लगती हैं। सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के शासन में भी इस तरह के इल्जाम लगाने को बढ़ावा दिया जाता था। गुलेग जैसी मजदूरी करवाने वाली जेलों में ऐसे लोगों की भरमार थी जिन पर उनके जैसे ही आम लोगों ने आरोप लगाए थे। जो चीज मुझे कमाल लगती है वो ये है कि रूसियों की आनुवांशिक याददाश्त कितनी तेजी से वापस आई है। जो लोग उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, कैसे वो अचानक वैसा ही बर्ताव करने लगे हैं जैसा उनके पूर्वज करते थे। अचानक वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये एक सोवियत परंपरा है, लेकिन ये दूसरों की कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश भी है। और इस माहौल में देखिए क्या हो रहा है। कुछ रूसी कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। मॉस्को की एक बस में 2 लोगों ने 87 साल के दमित्री ग्रिंशी पर हमला कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने दमित्री को यूक्रेन में लड़ रहे भाड़े के रूसी सैनिकों की निंदा करते हुए सुना। वो मुझ पर झपटे, आंखें दिखाई और अपने दांत ऐसे पीसे मानो मुझे काटना चाहते हों। उन्होंने अपने बेटे, एक ऊंची कद काठी वाले शख्स को बुलाया। उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपनी उंगली मेरी बाह में दबा दी। दोनों ने दमित्री को बस से उतारा और पुलिस के पास ले गए। उन पर मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन उस घटना ने दमित्री को हिला कर रख दिया। रूसी संविधान कहता है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है। फिर क्यों दूसरे जो चाहे वो कह सकते हैं, मगर मैं नहीं। स्टालिन के शासन में दमित्री के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। रूस का इतिहास दर्दनाक रहा है, लेकिन दमित्री को वर्तमान परेशान कर रहा है। एक बार फिर दुश्मनों और एजेंट्स की तलाश कर रहा रूस खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना है।